हम लोग क्या क्या पढ़ना है वो ज़रा देखो। पहले पढ़ना है तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयर करेक्टरिस्टिक आज हो जाएगा, ट्रांसवर्स नेचर, क्वालिटेटिव आइडिया आज हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये आज नहीं होगा। मतलब ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम में वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे और उनके यूज़ एंड फैक्ट्स देखेंगे। ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये है नेक्स्ट क्लास का टॉपिक और ये वाला है आज का टॉपिक। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना इसके, इसी में लगता है मेन 1 आवर क्लास। 1 आवर क्लास तो इसी में लग जाता है, इसमें लगेगा। और इधर स्पेक्ट्रम समझाने में 1 आवर लगता है, तो ये सारा 1 आवर 1.5 आवर में। तो अगर शॉर्टकट मारा जाए तो 45 मिनट्स में कैंसिल हो जाए एक दिन में, लेकिन वैसा नहीं करना है, आराम से चल रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज शुरू करेंगे, लेकिन चक्कर क्या है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप समझने के लिए मैं शुरू कर दूं और समझा दूं तो कई चीज़ आपके ऊपर से निकल सकते हैं। क्यों? तो ऊपर से निकलने का रीज़न होगा, वेव मोशन 11th क्लास में था, वेव मोशन का यूज़ होगा, वेव मोशन का थोड़ा यूज़ होगा। इसलिए जिसके वीक थे तो थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहें। वेव मोशन का कुछ पार्ट, कौन सा पार्ट? इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव यूज़ होगा भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव यूज़ होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव याद होगा, ऐसा लिखते थे हम लोग, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब इन सब में दिमाग कम काम करेगा तो थोड़ा कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, तो कोई बात नहीं है, इसका थोड़ा सा मैं बैकअप लेते हुए चलूँगा ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें क्या होता है, वाई क्या होता है, ए क्या है, ओमेगा क्या है, के, ये सब आपको भूल गए हैं, आप तो याद दिलाने पड़ेंगे। जो लोग सिंसियरली पढ़े होंगे 11th में उनको सब याद होगा ये। और इसी में हम लोग पढ़ते थे सुपर पोजिशन ऑफ वेव, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेव्स। सुपर पोजिशन याद होगा, सुपर पोजिशन ऑफ वेव पढ़ते थे, यही वेव मोशन में। हालांकि स्कूल वाले या कुछ ट्यूशन में नेगलेक्ट भी कर दिए जाते हैं, वेव मोशन बहुत कम पढ़ाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं, मैंने कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया था 11th में, और वो ज़रूरी है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ही, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का ही स्पेशल केस होता है भैया, बीड्स याद होगा, और स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव समझते थे, सोनोमीटर पढ़ते थे हम लोग, और ऑर्गन पाइप पढ़ते थे भाई। तो इसी सुपरपोजिशन का ये स्पेशल केस है। तो आपको क्या ज़रूरत है भाई, यहाँ पे क्या यूज़ होने हैं, तो यहाँ पे पूरा वेव मोशन का हर पोर्शन यूज़ नहीं होने हैं, स्पीड ऑफ साउंड यूज़ नहीं होने, लैप्लेस करेक्शन, न्यूटन्स फार्मूला नहीं यूज़ होने हैं 11th क्लास के। 11th क्लास का जो यूज़ होना है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और इसका मैथमेटिकल वर्जन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये यूज़ होने हैं भाई। तो ये जिसको पहले से अगर पता है तो वो ईजिली समझेगा, नहीं पहले से भूल गए हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगा। कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए आपको आगे बढ़ाऊँ, थोड़ा याद दिला दूँगा। तो बेसिक इस यूनिट को आप पहचान गए ओवरऑल। अब ज़रा हम लोग चलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ क्या, क्योंकि देखो भाई ये EM वेव है, देखने में ये छोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का समझो कि ABC जानने हैं सिलेबस में, बस ABC बस, और DEF ये सब जानने हैं कब, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। मतलब ये EM वेव जो यहाँ इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसी EM वेव के डेवलपमेंट से टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल टेक्नोलॉजी, और ये आजकल जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी और IT इंडस्ट्री, कंप्यूटर इंडस्ट्री, ये सब कम्युनिकेशन स्टेब्लिश का बैकबोन EM वेव। तो ये जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो EM वेव एक इतना मोटा बुक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसी पे तो आगे सारा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ही पूरा इस पे है समझो। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ABC ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम से कम जो जानने हैं वो समझते हैं। तो इसमें कई चीज़ ऐसे होंगे जिसका कि
डेरिवेशन आप सोचोगे कि डेरिवेशन हो जाए, तो डेरिवेशन नहीं है, और डेरिवेशन बाद में जब डिटेल पढ़ेंगे तब। आपको डिटेल यहाँ पढ़ना ही नहीं है, यहाँ एलिमेंट्री आइडिया ही है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल जानना ही नहीं है, इसलिए तो 2 क्लास में ख़त्म हो गया। इसमें से कुछ हटा भी दिए गए हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को सिलेबस से उड़ा दिया गया था 2 साल पहले ही। तो खैर अब वापस आते हैं हम लोग इस पर, और इसका डिटेल थोड़ा सा देखते हैं भाई। अब इसका थोड़ा डिटेल देखें है क्या, और क्या क्या हमें देखने हैं वो ज़रा हम लोग समझते हैं। तो देखो भाई, इसके बाद ऑप्टिक्स शुरू होगा अपना, ऑप्टिक्स चलेगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और फिर होता है आगे के चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इसका बेसिक बैकग्राउंड क्या हुआ भाई। तो एक सेंटेंस यहाँ देखो, सबसे पहले मार्कोनी साहब ने, हर्ट्ज और मार्कोनी इन दोनों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले हर्ट्ज साहब ने प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इन्होंने ही एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे पहले इन्होंने किया। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट इसीलिए फेमस है। हालांकि उस एक्सपेरिमेंट का डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बट आप ये जानो कि हर्ट्ज साहब थे जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली लैब में ईएम वेव प्रोड्यूस किए। बाद में मार्कोनी साहब ने उसका रेंज और ज़्यादा कराया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस किया वो ज़्यादा रेंज तक ट्रांसमिट कराने का काम फिर मार्कोनी साहब ने किया। फिर धीरे धीरे इस पर और रिसर्च होते गए और डेवलपमेंट होता गया, और फिर इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व किए गए, और वैसे करते करते फिर कम्युनिकेशन इंडस्ट्री खड़ा हुआ। आपके 12th में सिलेबस में चैप्टर 15 में कम्युनिकेशन था। सेमीकंडक्टर के बाद 15 नंबर कम्युनिकेशन का था, वो 2 साल पहले 3 साल पहले उड़ा दिया गया सिलेबस से। तो कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता था, वो भी उड़ा दिया गया। चलो भाई, ये डिटेल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो करेगा वो जानेगा, सबको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो शायद हटा दिया गया। ठीक है, अब जरा देखें हम लोग ईएम वेव क्या हुआ, और हर्ट्ज साहब का एक्सपेरिमेंट था जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्शन किया उन्होंने एक्सपेरिमेंटली। देखो भाई, सेंटेंस पढ़ो। इन 1885 में ऐसा हुआ था, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन किया और एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया कि भैया ये एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और टेक्नोलॉजिकल यूजेस बाय मार्कोनी एंड अदर्स। उसके बाद इसका यूज़ जो मार्कोनी ने साहब ने किया और अदर्स ब्रॉट द रिवोल्यूशन इन द कम्युनिकेशन में रिवोल्यूशन, जो आज क्रांति आई हुई है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो इतना बड़ा है, वो सब इसी के आगे डेवलपमेंट से हुआ है। तो इसका नाम हुआ देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेसिक आइडिया जाने। देखो, एक समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हम लोगों ने सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था टर्म 1, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। फिर 2-3 चैप्टर करने के बाद फिर आ गया मैग्नेटिक फील्ड आया। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये 2 चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा भाई, इसमें हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया, ज़रा ध्यान देना, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा भी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से आप मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो करंट एस्टेब्लिश कर दो, करंट एस्टेब्लिश कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है, उससे करंट बन जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जब है तो वहाँ पे आप कोई करंट का एक लूप रख दो और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराओ, फ्लक्स वेरी करेगा तो करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, करंट फ्लो कर गया, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जनरेट कर सकते हैं। एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन रीजनरेट ईच अदर, एक दूसरे को जनरेट कर सकते हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस हुआ, उसका बेसिक थोड़ा सा आइडिया हम लोग जाने कि इसमें क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रीजनरेट करते हुए स्पेस में प्रोपेगेट करते हैं। मतलब
सोर्सेस ऑफ ईएम वेव। ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा कहीं कहीं कि हमें इंफॉर्मेशन याद कर लेने हैं, इस टाइप से भी लगेगा कहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन इतने लिमिटेड टॉपिक में रह करके नहीं हो सकता। सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जरा समझते हैं और कोशिश करते हैं इसको समझने का। देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्स क्या हैं, तो बहुत पहले मैंने आपको याद भी दिलाया था, बहुत पहले बताया था आपको, जो मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि देखो भाई, चार्ज जो होता है वो रेस्ट में हो सकता है या फिर चार्ज इन मोशन हो सकता है। रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में। अगर रेस्ट में रहेगा तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, बताया था हमने कि इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मोशन में होगा तो दो बात हो सकता है भैया, मोशन में है वेलोसिटी क्या है भाई, कांस्टेंट है। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन सच चार्ज इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल प्रोड्यूस, ऐसा जो होगा चार्ज का मोशन हो बट कांस्टेंट वेलोसिटी से, विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऐसा चार्ज जब मोशन में रहे, चार्ज और वो ऐसे मोशन में रहे कि ये मोशन एक्सेलरेटेड हो। कैसा हो भाई, तो एक्सेलरेटेड मोशन हो। एक्सेलरेटेड मोशन होने का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल वेलोसिटी हो मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जो भी चेंज करे, मैग्नीट्यूड चेंज करे, चाहे डायरेक्शन चेंज करे, चाहे दोनों चेंज करे, कुछ भी करे, अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो इट विल प्रोड्यूस, तब ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई, तो इट विल प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूसेस क्या भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड क्या भाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। ये शायद मैंने पहले बोला था। तो चार्ज जब रेस्ट में हो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब मोशन में हो तो दो बात हुआ भाई, मोशन में है तो दो बात, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। वेरिएबल वेलोसिटी हुआ तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा ईएम वेव भी प्रोड्यूस होगा, और अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, ईएम वेव नहीं प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब समझो रेडिएशन, जो हम लोग समझते हैं रेडिएशन, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट वेव इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एनर्जी प्रोपगेट करके सन से हमारे अर्थ पे ला रहा है, या बल्ब ग्लो कराते हो, ट्यूबलाइट ग्लो कराते हो, तो उससे एनर्जी हमारे पेपर पे, बुक पे पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसको यूज़ करके स्टडी करते हैं। तो कोई भी लाइट एनर्जी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बड़े सारे हैं, उसका स्पेक्ट्रम तो हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। फिलहाल के लिए जानो गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल रेंज में इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव यही टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, स्पेशली रेडियो वेव्स। आपने सुना होगा, एफएम गोल्ड सुनते हो और टीवी देखते हैं हम लोग, स्टार टीवी, सोनी टीवी, ये सब क्या है, रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स हैं, उनका यूज हो रहा है, और रेडियो वेव को ट्रांसमिट कराना, यही कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ते थे, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में रेडियो वेव्स का क्या क्या यूज़ कैसे कैसे करते हैं। चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल हम लोगों को समझ में आया कि सोर्सेस ऑफ ईएम वेव की जब बात करेंगे तो सोर्सेस ऑफ ईएम वेव इज चार्ज इन एक्सेलरेटेड मोशन। नंबर 1 सोर्स क्या बन जाएगा, जो कि मेन सोर्स है, एक्सेलरेटेड चार्ज। नंबर 2 सोर्स आप चाहें तो लिख सकते हैं भाई, लिखते चलो अगर लिख पाएँ तो, नहीं तो फिर आप वीडियो से जो रिकॉर्डिंग भेजता हूँ उससे आप फिर नोट्स बना सकते हैं। तो एक्सेलरेटेड चार्ज इज सोर्स ऑफ ईएम वेव। एक्सेलरेटेड चार्ज से ही बना है हमारा करंट, ये हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज सोर्स बना, तो इसका एक एग्जांपल होता है एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में भी चार्ज क्या करता है, कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, एक प्लेट से दूसरे प्लेट, दूसरे से फिर फर्स्ट पे, ऐसे ऐसे चार्ज ऑसिलेट करता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी, याद होगा एसी में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी अपना
स्विच करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कभी मैक्सिमम है, कभी मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कभी इलेक्ट्रिकल फिर मैग्नेटिक, ऐसे चलता रहता है। करंट भी कभी ऐसे चलता रहता है। चार्ज कभी ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, कभी ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। चार्ज ऑसिलेट्स, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है चार्ज का, इधर से उधर इधर से उधर हो रहा है। तो भैया जब वेलोसिटी हमारा इस तरह से चेंज हो रहा है तो इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज है, तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज इज सोर्स ऑफ ईएम वेव। इसलिए एलसी ऑसिलेशन भी सोर्स ऑफ ईएम वेव है। और ये एलसी ऑसिलेशन जो है यही हर्ट्ज साहब ने यूज किया था लैब में, और एलसी ऑसिलेशन करा के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया था उन्होंने। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है वो एलसी ऑसिलेशन का यूज करके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लैब में प्रोड्यूस किए। तो ये भी सोर्स बना ईएम वेव का। ठीक है, ईएम वेव का और भी सोर्स है भैया। और भी सोर्स क्या है? एटम। कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हो, तो ये फोटॉन्स रिलीज करता है। ये जो फोटोन इंफ्रारेड में रिलीज कर रहा है, या बामन सीरीज का जो फोटोन है जो कि विजिबल रेंज में इमिट हो रहा है, ये सब क्या है भैया? तो ये सब भी हमारा ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स रेज, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एटम से निकलता है। तो एटम इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ईएम वेव। और फोर्थ नंबर एक सोर्स बता देता हूं भाई, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी सोर्स ऑफ ईएम वेव होता है। न्यूक्लियस चैप्टर में हम लोग देखेंगे भी, न्यूक्लियस से भी ईएम वेव निकलते हैं। या गामा रे जो है वो गामा रे ये न्यूक्लियस से ही निकलने वाला रे है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो ईएम वेव है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला, सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर वाला कौन सा वेव है? वो गामा रेज है, गामा वेव है, जो कि ईएम वेव के सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाले में आता है। तो वो कहाँ से आता है भाई? तो वो न्यूक्लियस में से आता है। न्यूक्लियस से जब एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में पहुंचते हैं तो गामा रे प्रोड्यूस होते हैं। वो गामा वेव ईएम वेव का मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए शायद इस बात को सुन के कि जब एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न करता है तो उस कंडीशन में गामा वेव यानी फोटॉन्स जो निकलते हैं उसको गामा रे बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैक्सिमम एनर्जेटिक कैटेगरी में है। कन्फ्यूज़न आपको इसमें हुआ होगा कि एक्साइटेड न्यूक्लियस रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि आपने सुना है कि एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करता है, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में ट्रांजिट करता है तो ईएम वेव निकलता है। ये आपने सुना है कि एटम का डी एक्साइटेशन हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहे हैं हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में। ये बात तो हमने सुनी है। लेकिन न्यूक्लियस में एक्साइटेड न्यूक्लियस रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट, तो वो क्या न्यूक्लियस में भी स्टेट है? तो भैया हैं। ये आप अभी शायद पढ़े नहीं हो, या फिर पढ़े हो तो भूल गए हो। न्यूक्लियस में भी स्टेट होते हैं, और न्यूक्लियस में जो स्टेट होते हैं उसके एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से जब न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करता है ना, तो उसमें गामा रे बहुत ज़्यादा एनर्जी का, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस होता है। जो निकालता है फोटोन वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकलता है। एटम में जब न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट लेवल है और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट करता है भैया, ये सब जो ट्रांजिट करता है इसमें क्या होता है? इसमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद होगा ग्राउंड स्टेट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह के तो एनर्जी लेवल होते हैं। डिफरेंस क्या होता है? एक में होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है, इस तरह का होता है। यहाँ पे तो और कम डिफरेंस होता है, यहाँ और कम डिफरेंस, और कम डिफरेंस। तो यहाँ पे तो डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस जो हो रहा है 0 है लास्ट में, और यहाँ -13.6 मीन्स 13.6 का ही तो मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता है। एक एनर्जी लेवल और हाईएस्ट एनर्जी लेवल और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में हाईएस्ट डिफरेंस जो हो सकता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे जो निकलते हैं वो विजुअल में आते हैं, विजुअल इंफ्रारेड इन सब में आते हैं। ये इतना छोटा छोटा एनर्जी डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये सब का।
लेकिन यहाँ आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लाखों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करोड़ों इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन नहीं, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला। वो आता है कब? जब एक्साइटेड न्यूक्लियस रिटर्न करता है ग्राउंड स्टेट में। इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में, न्यूक्लियस में। लेकिन अभी के लिए इन्फॉर्मेशन जरूर रखना माइंड में, खोपड़ी में सेट कर लेना कि एक्साइटेड न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो गामा रे प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक मेजर सोर्स। और सन से ईएम वेव आता है भाई, सन से वेव आता है। सन में फ्यूजन हो रहा है, इतना हाई टेम्परेचर है, उससे ईएम वेव आता है, आ रहा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्चुअली में अगर बोला जाए, एक्चुअल में बोला जाए तो दुनिया में, यूनिवर्स में जितने भी बॉडी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, पेन भी कर रहा है। जिसको टेम्परेचर है 0 केल्विन, तो किसी का होता नहीं है, तो जिसका 0 केल्विन होगा ना वही ईएम वेव नहीं निकालेगा। जिसको भी टेम्परेचर है वो ईएम वेव ज़रूर निकालेगा। और ये स्टीफन साहब ने बताया था, स्टीफन्स लॉ पढ़ा था हीट ट्रांसफर में। स्टीफन साहब ने बताया था बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर एवरी बॉडी इज रेडिएटिंग, और रेडिएशन का रेट भी दिया था, याद होगा। स्टीफन्स लॉ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लाते हैं। अब आप भूल गए हीट ट्रांसफर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्टीफन्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सब होता था। तो स्टीफन साहब ने बताया था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स इज रेडिएटिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। और रेडिएशन रेट भी बताया था उन्होंने कि रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम जो इमिट कर रहा है, जिसको इमिसिव पावर भी उन्होंने बोला, वो कितना होता है भाई? तो स्टीफन्स कांस्टेंट, रिलेटिव इमिसिव पावर, एरिया और सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर का 4th पावर, याद है? ये है रेडिएशन रेट। सो एवरी बॉडी इज सोर्स ऑफ ईएम वेव। मतलब हर बॉडी में भी ये है, सोर्स ऑफ ईएम वेव है। कहीं भी ऑसिलेशन हो रहा है, वो कहीं कोई ऑसिलेट कर रहा है भाई, तो मॉलिक्यूल भी तो ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऑसिलेट कर रहे हैं तो उसमें क्या है? चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं भाई। न्यूक्लियस अगर ऑसिलेट कर रहा है तो ये, तो कोई भी ऑसिलेटिंग मतलब एक्सेलरेटेड, ऑसिलेटिंग मतलब इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी चेंज हो रहे हैं, तो ऑसिलेटिंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ ईएम वेव। तो ऑसिलेटिंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ ईएम वेव। तो सोर्सेस के बारे में पता लगा, ठीक है भाई। ईएम वेव जिसमें एलसी ऑसिलेशन सबसे पहले यही यूज़ किया गया लैब में प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया सोर्सेस ऑफ ईएम वेव का लगा, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना, एक्सेलरेटेड चार्ज इज द मेन सोर्स। उसी एक्सेलरेटेड चार्ज के ये सब एग्जाम्पल्स हैं, समझो। इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। मेन सोर्स, अगर एक सोर्स का नाम पूछा जाए क्वेश्चन में तो बोलना एक्सेलरेटेड चार्ज, बाकी तो सब हो जाते हैं सोर्स। लेकिन सब में, सबके रूट में जाओ तो सब में एक चीज़ मिलेगा तुम्हें, चार्ज इज एक्सेलरेटेड, इसलिए ईएम वेव प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है भाई। सोर्सेस ऑफ ईएम वेव के बारे में हम लोग जाने, और ये प्रोपेगेट कैसे करता है तो उसका एलिमेंट्री आइडिया बस बता देता हूँ। हजम हो या ना हो, आप समझ लेना कि ये आपको ध्यान रखना है इतना। एक चीज़ तो ये भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन रीजनरेट ईच अदर, ये इसको और ये इसको रीजनरेट कर सकता है। और अब जरा देखो कि अगर एक कैपेसिटर हो, जैसे हर्ट्ज साहब ने किया था, और एक इंडक्टर हो, मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही बता रहा हूँ, उनका यही एक्सपेरिमेंट है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट में एलसी ऑसिलेशन यूज हुआ था। तो थ्योरेटिकल बात बता रहा हूँ, उसका डेमोस्ट्रेट, उसका जो सेटअप नहीं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं डिस्कस कर रहा मैं, करने की ज़रूरत भी नहीं है। कैपेसिटेंस है इंडक्टर, इस तरह से है अभी। अब ये क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन होता है तो कभी ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, कभी ये वाला पॉजिटिव, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे चलता रहता है भाई। एनर्जी ऑसिलेट करता रहता है, चार्ज भी ऑसिलेट करता रहता है। तो इससे क्या होता है, सराउंडिंग में देखो, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़े टाइम बाद ये ऐसे हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर जीरो भी हो जाएगा, फिर इधर होगा, फिर जीरो होगा, फिर इधर होगा, फिर जीरो होगा, फिर इधर होगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग। अब कैसे, उसका डिटेल मत ढूंढना अभी,
अभी आप बस बेसिक बात इन्फॉर्मेशन बस लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल होता है भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम वेरिंग है वो दैट कैन प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से एक दूसरे को रीजनरेट करता हुआ स्पेस में प्रोपेगेट करते हैं। और इसका जो डायग्राम बनाए जाते हैं ईएम वेव, प्रोपेगेटिंग ईएम वेव को दिखाने के लिए, वो इस तरह से दिखाए जाते हैं। ईएम वेव में क्या वाइब्रेट करता है? तो वाइब्रेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये चेंज करता रहता है। अगर ये तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाने होंगे, जो कि इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम होता है उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है। पॉजिटिव मैक्सिमम जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड इधर हम लोग z एक्सिस पे देख रहे हैं, समझो इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन XY प्लेन, XY प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइम पे समझो इधर हम लोग दिखा रहे हैं, अभी मैक्सिमम है तो यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे समझो कि निगेटिव में मैक्सिमम बोल सकते हैं इसको, फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर निगेटिव में मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, वेव मोशन से रिलेटेड है, इसलिए आपको समझने के लिए थोड़ा सा वेव मोशन रिकॉल करना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा थोड़ा थोड़ा आपको याद दिलाऊं। देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ी देर में। अभी इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो रीजनरेट करेगा वो इस तरह से चलेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है पॉजिटिव, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे। जब जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव मैक्सिमम है उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी अपने निगेटिव मैक्सिमम में है। फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अब थोड़ा कम निगेटिव हुआ तो ये भी थोड़ा कम निगेटिव होंगे। फिर हमारा ये पॉजिटिव बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पॉजिटिव बनेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव बनेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तो मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तो मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तो मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव। इस तरह से दोनों क्या करेंगे, तो दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड समझो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है मैग्नेटिक फील्ड भी निगेटिव है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड भी निगेटिव है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तो मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव। इधर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हो, और ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ये है वेलोसिटी ऑफ वेव। तो एक दूसरे को स्पेस में रीजनरेट करता हुआ ईएम वेव प्रोपेगेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में फंसने की, समझने की ना तो आपको बुक में मिलेगा, अभी वो मिलेगा तुम्हें इंजीनियरिंग के बुक में। तो फिलहाल के लिए ये है कि व्हेनेवर चार्ज ऑसिलेट्स, electric field in the surrounding oscillates, or oscillating electric field will produce oscillating magnetic field. Oscillating magnetic field in turn produces oscillating electric field. Again oscillating electric field will produce oscillating magnetic field. Means time varying electric field time varying magnetic field को, फिर time varying magnetic field time varying electric field को reproduce करता हुआ, एक दूसरे को regenerate करता हुआ स्पेस में प्रोपगेट कर रहे होते हैं। और इस प्रोपगेशन का जो वैल्यू होता है, स्पीड होता है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वैक्यूम में इतने स्पीड से ये एनर्जी प्रोपेगेट करता है। ईएम वेव, वेव कुछ भी होता है तो क्या एनर्जी प्रोपेगेशन, वेव मोशन होता है क्या एनर्जी प्रोपेगेशन। तो ये डायग्राम आपको हर ईएम वेव की बुक में चैप्टर में ये मिलेगा। ये डायग्राम तो भाई समझना ही है। तो बेसिक बात क्या बताया हमने कि हर्ट्ज साहब ने एलसी ऑसिलेशन से लैब में प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या भाई, तो एक्सेलरेटेड चार्ज
सोर्स ऑफ ईएम वेव होता है। यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट ही कर रहा है तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज का एग्जांपल हुआ। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। इस तरह से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक को और मैग्नेटिक वाला इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस करता हुआ सब सराउंडिंग में स्पेस में प्रोपगेट कर रहे हैं। तो बेसिक बात ये समझने थे, ठीक है। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के स्पेस वेरिएशन से, स्पेस में वेरिएशन कर रहे हैं, टाइम के साथ वेरी करते जा रहे हैं, स्पेस में प्रोपगेट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ा। वेव क्यों? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है। वेव मोशन किसको बोलते हैं? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। कुछ डिस्टर्ब होता हुआ जा रहा है, अब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, जैसा भी हो, तो वेव का मतलब है एनर्जी ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। अब प्रोपगेशन डायरेक्शन और वाइब्रेशन डायरेक्शन से डिसाइड होता है। अगर इधर है प्रोपगेशन मीन्स वेव इधर जा रहा हो प्रोपगेट करके, अब स्ट्रिंग है, मान लो स्ट्रिंग में वेव ऐसे जा रहा हो तो वेलोसिटी है इधर वेव का, और ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल इस तरह से वर्टिकल, तो समझेंगे ट्रांसवर्स वेव। क्यों? वेलोसिटी इधर है और वाइब्रेशन अगर इधर हो तो उस कंडीशन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लेकिन वेलोसिटी अगर इधर है और ऑसिलेशन भी इस डायरेक्शन में ऐसे हो रहा हो, ऐसे ऑसिलेट हो रहा है और वेलोसिटी ये है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। इतना तो भाई याद होगा ही। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं? व्हेन पार्टिकल वाइब्रेशन डायरेक्शन, व्हेन पार्टिकल वाइब्रेशन डायरेक्शन is parallel to propagation of velocity। वेलोसिटी जो वेव एनर्जी प्रोपगेट करा रहा है, वेव जो एनर्जी ट्रांसमिट करा रहा है, इसके ही पैरेलल वाइब्रेशन हो रहे हैं पार्टिकल के, तो लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल साउंड वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव, और ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है वेव इन स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स में ये वाइब्रेशन डायरेक्शन है, तो व्हेन वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर, ये तो चलो अब बेसिक बात है, आप जानते हो। जब वाइब्रेशन डायरेक्शन क्या हो? जब वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी डायरेक्शन से वाइब्रेशन डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसको क्या बोलेंगे भाई? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है भाई। तो ईएम वेव इज ट्रांसवर्स वेव। क्यों? वेलोसिटी है इधर तो वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, जबकि प्रोपगेशन हो रहा है वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। तो ईएम वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट normal to velocity direction, normal to velocity direction, velocity direction से normal, hence transverse in nature। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया कि ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं। एक पॉइंट क्लियर हुआ कि ट्रांसवर्स वेव होते हैं और ये बना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से। दोनों एक दूसरे को रीजनरेट करता हुआ स्पेस में प्रोपगेट करते हैं। ये एलिमेंट्री इंट्रोडक्टरी आइडिया था। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ दिखाया हमने, उसमें ईएम वेव का भी ग्राफ दिखा सकते हैं? ये ईएम वेव ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर हैं। ये ईएम वेव ही है। धीरे धीरे करके पता चलेगा, अभी और पता चलेगा भाई। इसको इक्वेशन से भी लिखेंगे हम लोग। अभी बेसिक आइडिया बस बैकग्राउंड दिया तुम्हें।
सोर्सेस ऑफ ईएम वेव क्या थे? एलसी ऑसिलेशन इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ईएम वेव, क्योंकि यहाँ भी चार्ज एक्सेलरेटेड कंडीशन में है और स्पेस में टाइम के साथ एक दूसरे को रीजनरेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेट करते हैं। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को रीजनरेट करेगा वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स वेलोसिटी एक्स में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, ऐसा हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका इक्वेशन भी देखेंगे। अभी तो इंट्रोडक्टरी बात की है, तो यहाँ मैं हटा रहा हूँ स्पीड ऑफ ईएम वेव क्या होता है और ये इतना कैसे आया है स्पीड। एक्सपेरिमेंटली तो किसी ने चलो कर लिया, लेकिन थ्योरेटिकली भी ये स्पीड आएगा और हम लोग इसको ऑब्टेन करेंगे। इसको ऑब्टेन करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैसे आया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम। ठीक है, करेंगे अभी धीरे धीरे, थोड़ा सा भी समझने में यहाँ पे थोड़ा सा समझने में आपको लगेगा, तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन माइंड में फीड हो जाना चाहिए और अभी इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस था इसके लिए मैंने ये सब बात बताया, तो इसको अभी हटा रहा हूँ भाई। ये समझ गए आप, ऑलमोस्ट 90% भी समझ गए, 80% भी समझ गए, काम हो जाएगा। आगे बाकी 20% का क्लैरिटी मिल जाएगा। चलो भाई, तो फर्स्ट सेंटेंस फिर से अगर मैं देखूं तो क्या लिखा हुआ है? इन 1885 हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया। एंड टेक्नोलॉजिकल यूज बाय मार्कोनी एंड अदर्स ब्रॉट द रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन। ये बात हजम हो गई आपको कम से कम। ठीक है भाई, ऐसा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, थोड़ा सा मैंने इस पर डिस्कस किया। अब जरा ये बुक का जो एनसीईआरटी का कंक्लूजन सेंटेंस है भाई, ये एनसीईआरटी का कंक्लूजन सेंटेंस है। तो कंक्लूजन सेंटेंस है, आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं या शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि याद रहे। जो भूलने वाले होते हैं वो आपको शॉर्ट नोट में एंटर कर लेना चाहिए ताकि रिवीजन टाइम में वो रिकॉल होता रहे। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर those waves in which there is sinusoidal variation, sinusoidal मतलब साइन को साइन, variation of electric and magnetic field at right angle to each other as well as right angle to the direction of wave propagation। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि velocity of wave अगर इधर है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है एक्स एक्सिस पे, तो मैं समझ सकता हूँ कि वाई डायरेक्शन में हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है टाइम के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर वाइब्रेट कर रहा है भाई, तो ये z डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। दोनों एक साथ जीरो होते हैं, एक साथ दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक ही साथ पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम, एक ही साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएंगे, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस समझ में आया। ठीक है, दीज आर दोज वेव्स इन विच, ये वेव क्या है भाई, तो ये वो वेव है इन विच देर इज साइनोसॉइडल वेरिएशन। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो साइनोसॉइडल है, क्योंकि इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं लिखूंगा E = E0 sin ωt माइनस kx। अब ये ऐसा इक्वेशन तो हम लोग वेव मोशन में पढ़े थे। ये जो वेव है ये किधर जा रहा है भाई, तो ये पॉजिटिव x डायरेक्शन जा रहा है, माइनस kx है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। ओमेगा है यहाँ पे, तो ओमेगा होता है भैया 2π/t, यानी कि 2π इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। 1/t को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो ओमेगा इज 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। मान लो 50 हर्ट्ज का ये वेव है, तो 50 हर्ट्ज अगर इस फ्रीक्वेंसी है इसका वेव का, इसका मतलब ये भी समझना कि अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन पे बैठ गए तो 50 साइकिल इसके निकल जाएंगे। 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया 50 साइकिल पर सेकेंड। इट मीन्स कहीं क्रॉस सेक्शन पे बैठ गए और देख रहे हैं भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, कितना राउंड हो गया 1 सेकंड में, तो 50 राउंड प्रोपगेशन करके प्रोपगेट कर रहा है, तो 50 साइकिल पर सेकंड का वाइब्रेशन रेट है, यानी 50 साइकिल पर सेकंड का ये चल रहा है ईएम वेव है। तो ओमेगा यहाँ पे आता है ये, और ये के होता है वेव नंबर, याद होगा वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं। लूज सेंस में बोल देते हैं वेव नंबर, ऐसे इसको हम लोग एंगुलर वेव नंबर भी बोलते हैं।
और ये क्या होता है वेव नंबर, आपने पढ़ा भी है, भले ही भूल गए होंगे, हो सकता है। तो ये वेव नंबर होता है ओमेगा अपॉन वी या फिर 2 पाई अपॉन लैम्डा। पढ़ा होगा 11th क्लास में। चलो नहीं पढ़े थोड़ा सा, मैं पढ़ा तो है, भूल गए हैं। तो अभी चलो कोई बात नहीं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ये दिखाया। अब ये इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं वो भी जरा समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा, इसलिए इसमें टाइम लगता है क्योंकि इसमें बैकग्राउंड वेव मोशन का यूज़ होता है, इसलिए समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दीज आर दोज वेव्स इन विच देयर इज साइनसोइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर एज वेल एज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ वेव। अच्छा भाई चलो, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ और मैं तुम्हें 11th क्लास का थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए समझना। इसका इक्वेशन जो लिखते हैं वो क्या होता है, वेव का इक्वेशन का मतलब क्या हुआ। अब मान लो कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में क्या किया हम लोगों ने, एक एंड को पकड़ लिया और इस एंड को ऐसे ऐसे करने लग गए, तो ये स्ट्रिंग में यानी रोप में इस तरह से आगे प्रोपेगेट करता है। तो इस तरह से फिक्स टाइम के साथ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करें, तो ये वाइब्रेशन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्प्रिंग में मास अटैच कर देते हैं और इसको एसएचएम करा देते हैं। साइनसोइडल एसएचएम अपना होता रहेगा और इसी को अटैच कर दिया इस रोप के साथ, स्ट्रिंग के साथ। तो ये क्या करेगा, तो ये भाई सर्टेन एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है और जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये वाला एंड को समझो पकड़ के ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहा है। तुम हाथ से करोगे तो कभी 1 मिनट में करो, 1 सेकंड में करोगे, कभी 2 सेकंड भी लगा सकते हो, कभी 1.2 सेकंड लगा सकते हो। तो टाइम पीरियड फिक्स्ड मेंटेन हो, तुम्हें पता ही स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड भाई फिक्स होता है। क्या टाइम पीरियड होता है, 2 पाई अंडर रूट m/k, एसएचएम में पढ़ा होगा। तो ये होता है। अब ये समझो एंड को पकड़ के ये एसएचएम करा रहा है, ये इसका ऑसिलेशन मीन पोजीशन से क्या होता है भाई, इसका ऑसिलेशन मीन पोजीशन से a sin ओमेगा t, याद तो होगा, ये तो कम से कम एसएचएम का इक्वेशन है भैया। ये स्प्रिंग मास सिस्टम तुम चाहो ऐसे हॉरिजॉन्टल में रखो या ऐसे रखो, साइनसॉइडली रिप्रेजेंट होगा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो ये y एक्सिस है, तो इधर के कितने डिस्प्लेसमेंट पे है किसी टाइम में वो इससे पता लगता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t से। चलो देखो भाई, वेव मोशन में 11th क्लास में हम लोग जब ये ट्रैवल करता हुआ, ये जब इस तरह से वाइब्रेट कराएगा तो इस पर ये वाइब्रेट करता हुआ ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है। अभी यहाँ पहुँचा है क्योंकि ऐसे ऐसे वाइब्रेट कराए, अभी 10 बार ही हुए हैं, अभी 6 बार हुए हैं, 6 बार हुए हैं, तो भैया 6 पल्स यहाँ पे जनरेट हो गए, ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को बोलते हैं वेव वेलोसिटी। ये रोप है ऐसे और हम लोगों ने उधर वाल पे फिक्स कर दिया, इधर से ऑसिलेट कराना शुरू किया। तो शुरू करेंगे तो तुरंत अभी शुरू किया और अभी यहाँ पे होने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। ये जो शुरू किया यहाँ पे ऑसिलेट कराना, तो ये धीरे धीरे ये अपने नेक्स्ट को, ये अपने नेक्स्ट को, ये अपने नेक्स्ट को करता हुआ ये आगे प्रोपगेट करेगा। एनर्जी हमारा जो यहाँ फीड कर रहे हैं, यहाँ जो ऑसिलेट कराने में जो एनर्जी लगा रहे हैं, वही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। एक बार इसको ऊपर उठाया तो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को फोर्स लगा के उसको भी उठाया, ये अपने बगल वाले को लगाया उसको भी उठाया, और इस तरह से ही क्रेस्ट इधर ट्रफ बोलते हैं, क्रेस्ट और इधर ट्रफ बोलते हैं, याद होगा क्रेस्ट एंड ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ऐसा चलता है भाई। और ट्रफ टू ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ट्रफ टू ट्रफ के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ, या क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं, कंजुगेटिव क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई, तो वेवलेंथ बोलते हैं, वेव का लेंथ ये बोलते हैं। इतना तो वेव पहचानते हैं आप। अच्छा भाई, एक बार अगर ये क्रेस्ट प्रोड्यूस कर दिया, मीन्स पॉजिटिव एक्सट्रीम यहाँ आ गया, अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा यहाँ तभी तो नेक्स्ट क्रेस्ट प्रोड्यूस होगा। बॉटम पे जब आएगा तो ट्रफ प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब बॉटम पे आएगा ट्रफ प्रोड्यूस करेगा। मीन्स एक क्रेस्ट के बाद एक साइकिल, एक ऑसिलेशन पूरा करेगा तब नेक्स्ट क्रेस्ट आएगा। इट मीन्स वन क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो है कैपिटल टी। ध्यान देना, एक बार क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, यहाँ आएगा तो भैया क्रेस्ट प्रोड्यूस होगा, नीचे आएगा तो ट्रफ प्रोड्यूस होगा, बीच में आएगा तो मीन वाला कंडीशन होगा। तो एक बार जब हाईएस्ट पॉइंट पे आया क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तब नेक्स्ट क्रेस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक वापस आने में
मीन्स इस एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर ये इस एक्सट्रीम पे आने में टाइम जो लगेगा वो 1 टाइम पीरियड उसको बोलते हैं SHM का। और ये 1 टाइम पीरियड में एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का टाइम गैप होता है 1 टाइम पीरियड। और एक क्रेस्ट कितना आगे जाएगा भाई, तो एक क्रेस्ट जो प्रोड्यूस हुआ उसका नेक्स्ट क्रेस्ट कब प्रोड्यूस होगा, जब वो क्रेस्ट लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ गया हो, क्योंकि एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का गैप क्या होता है, लैम्डा। इट मीन्स वेव ज़रूर, मान लो यहाँ पे है अभी क्रेस्ट और ये वाला क्रेस्ट नेक्स्ट जब यहाँ पहुँचेगा तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो इसके बीच का डिस्टेंस होगा लैम्डा। मीन्स 1 क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है। तो एक क्रेस्ट जब तक लैम्डा डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ेगा तब तक दूसरा क्रेस्ट आएगा नहीं। इट मीन्स वेव जो प्रोपगेट कर रहा है वो यहाँ पे क्रेस्ट प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पहुँचेगा तब, यानी कि लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तब नेक्स्ट क्रेस्ट आएगा। सो टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट है t, और जो लेंथ का डिफरेंस है वो है लैम्डा। मीन्स वेव लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट क्रेस्ट आएगा, एक साइकिल पूरा होगा। इसलिए जो वेव का वेलोसिटी है, ये वेव का जाने का वेलोसिटी जो होगा वो मैं निकाल सकता हूँ कितना भाई, तो लैम्डा डिस्टेंस जाता है t टाइम में, क्योंकि लैम्डा डिस्टेंस के बाद ही क्रेस्ट के बाद क्रेस्ट प्रोड्यूस होता है, ट्रप के बाद ट्रप प्रोड्यूस होता है, और उसमें टाइम का डिफरेंस होता है कैपिटल T। सो कैपिटल T टाइम में जरूर लैम्डा डिस्टेंस आगे बढ़ा है, इसलिए वेव का वेलोसिटी क्या होता है, लैम्डा इंटू 1/T। और 1/T को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं, V इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आप जाने। अच्छा, वेव मोशन का, ये वेव मोशन करता हुआ जो जा रहा है, वेव प्रोपगेट करता हुआ जा रहा है, इसका इक्वेशन आपने 11th में बड़े आराम से पढ़ा था, मैंने तो बड़े आराम से बताया था भाई, और इसका एनिमेशन भी दिखाया था। चलो कोई बात नहीं है, अभी आप जरा समझें कि ये जो ट्रैवल करता हुआ वेव है विच इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये x एक्सिस है मान लो, तो x डायरेक्शन में ये प्रोपगेट कर रहा है, और जो वाइब्रेशन पार्टिकल जो यहाँ पे मान लो पार्टिकल, वो वाइब्रेट कैसे करेगा, y डायरेक्शन में। ये थोड़ी है कि ये टूट करके आगे बढ़ जाएगा, नहीं भाई, स्ट्रिंग के जहाँ पे वाइट, मान लो इस स्ट्रिंग में वाइट हमने लगा दिया, यहाँ एक ब्लैक लगा दिया यहाँ, तो भैया वाइट यहीं रहेगा, ऊपर नीचे करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, एनर्जी ऐसे प्रोपगेट कर रहा है, लेकिन वाइब्रेशन इस पे होगा। रेड वाला यहाँ रख के वाइब्रेट करेगा, ग्रीन वाला यहाँ रख के वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन डायरेक्शन ऐसे हैं, वर्टिकल, प्रोपगेशन डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। तो ये कैसा वेव हुआ, तो ये हुआ ट्रांसवर्स वेव। कैसा हुआ भाई, ट्रांसवर्स वेव हुआ, क्योंकि वर्टिकल में वाइब्रेशन है पार्टिकल्स के, और वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन जो है वेव का वो हॉरिजॉन्टल है। तो कैसा वेव हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ या ट्रांसवर्स, बोलो भाई, ये वेव कैसा होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा, बिल्कुल ट्रांसवर्स वेव होगा भाई। लॉन्गिट्यूडनल तो साउंड वेव होता है, जिसमें कि जिधर जाता है वैसे ही प्रोपेगेट करता है, क्योंकि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन में चलता है। चलो साउंड वेव की बात अभी नहीं करना है, अभी फिलहाल स्ट्रिंग की वेव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेव इक्वेशन, वेव को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन ऑफ वेव, जो आप देख के घबरा जाते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ये क्या है, ये कैसे, ये क्या है, क्या ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो देख के आप जब घबराते हैं तो वो चीज़ आप समझो। इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब क्या है, और ये इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करता है वेव का इक्वेशन, इस बात को ज़रा समझे, 11th क्लास वाली बात है। देखो भाई, ये वेव जो प्रोपगेट करता हुआ इस स्ट्रिंग में जा रहा है, प्रोपगेट करता हुआ वेव जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि ये कैसा वेव जा रहा है, किधर जा रहा है, कितना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, कितना वेवलेंथ है, किस स्पीड से चल रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है, मैं वेव के बारे में जानना चाह रहा हूं। मैं एक ये जो ट्रैवल करता हुआ वेव जानना चाह रहा हूं कि ये वेव क्या है, ये वेव के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो बताओ भाई, वेव के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो क्या इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे डायरेक्शन ऑफ वेव, प्रोपगेशन का डायरेक्शन किधर है वो जानना चाहेंगे, और क्या जानना चाहेंगे, एम्पलीट्यूड, कितने एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा है, और क्या जानना चाहेंगे, फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन है भाई, और क्या जानना चाहेंगे, वेवलेंथ,
ट्रैवलिंग वेव का इंफॉर्मेशन हमें जानना है, तो इसका मतलब कि उस वेव से रिलेटेड ये 4-5 बात जो हैं वो हम लोग जान जाएं। इसका वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेशन डायरेक्शन भी जानना चाहते हैं भाई, ठीक है भाई। तो वेव के बारे में जानना मतलब ये सब उसका इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और किसका पता चले, यहाँ वाला पार्टिकल है, इसका वाइब्रेशन किधर हो रहा है, किस टाइम पे कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस पार्टिकल का जानना चाहते हैं। मैं किसी भी पार्टिकल का जानना चाहूँगा। वेव अगर जा रहा है तो हो सकता है मेरा मन करे कि ये भाई रेड कलर का जो किया था ये किसी टाइम पे t = 55 सेकंड पे कहाँ था, कितना डिस्प्लेसमेंट पे था भाई, y में था कि x में था, डिस्प्लेसमेंट किधर था तुम्हारा, मतलब y पे चले कि z पे चले या x पे चले, तुम जो वाइब्रेट कर रहे हो किधर वाइब्रेट किए। तो t = 55 पे x = 85 वाला पार्टिकल, x = 85 वाला, इधर x = 0 है, उधर x एक्सिस है, मान लो ये x = 0 वाला पॉइंट है, तो x = कोई भी 85, 95, 81, 91 कुछ भी, कोई भी पार्टिकल किसी भी टाइम हमारी मर्जी से उस टाइम पे इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या वाइब्रेशन डायरेक्शन है, और ये वेव जो वहाँ एनर्जी पहुँच रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेव का डायरेक्शन। क्रेस्ट के बीच में क्या गैप है, ट्रफ यानी वेवलेंथ क्या है, कितना फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड एम्पलीट्यूड, यही सब तो जानना चाहेंगे। अच्छा, तो वेव का इक्वेशन, ऐसा वेव जा रहा हो उसका इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है वो समझो, मतलब ही कम लोग समझते हैं। फिर हमें मतलब ये है कि हमें ऐसा एक इक्वेशन मिल जाए जिस इक्वेशन में हमें जिस पार्टिकल पे इंटरेस्ट होगा उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट रखें, जिस टाइम पे इंटरेस्ट होगा उस टाइम को रखें, तो हमें ये सारा इंफॉर्मेशन बता दें कि वो पार्टिकल उस मोमेंट पे कहाँ है, कितने डिस्प्लेसमेंट पे है, उस मोमेंट पे जो वेव प्रोपेगेट करता हुआ जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, वाइब्रेशन जो ये कराएगा कितने एम्पलीट्यूड का कराएगा, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कितने होगा, मीन्स 1 टाइम पीरियड कितना होगा, वेवलेंथ क्या रहेगा, और यही सब तो जानना चाहते हैं। तो वेव का ट्रैवल करता हुआ वेव का मैथमेटिकल वर्जन, मैथमेटिकल मैपिंग ही इक्वेशन ऑफ वेव है। मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ कंटेंड होगा भाई, तो एक इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन है ना ये सारा इंफॉर्मेशन को कंटेन किया हुआ है। ये ट्रैवल करता हुआ वेव का जितना चीज़ आप चाहते हो जानना वो सब जान सकते हो, ये अगर है तो इसलिए इसको बोलूँगा मैं, इस इक्वेशन, इस वेव का इक्वेशन है ये, ट्रैवलिंग वेव का वो इक्वेशन है। कैसे निकालेंगे, तो 11th क्लास में बताया गया था कि इस x डिस्प्लेसमेंट पे, ये x कोऑर्डिनेट वाले, जिसका कि x कोऑर्डिनेट x है, आर्बिट्ररी ले लिया। अब हमें मन होगा कि 55 तो x का वैल्यू 55 रखेंगे, 65 वाले का मन होता है x का वैल्यू 65 रखेंगे। हम लोग जानना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट x वाले का t टाइम पे क्या होगा, हम लोग ये जानना चाहते हैं। तो देखो मैं थोड़ा डिराइव कर भी देता हूँ, 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, आप समझ जाएंगे पूरा बैकग्राउंड। वेव का इक्वेशन का मतलब है, हे भगवान मुझे एक ऐसा इक्वेशन दे दो जिसमें कि मैं टाइम रखूँ, इस टाइम पे इंटरेस्ट है, जिसमें कि मैं x रखूँ, इस x कोऑर्डिनेट वाले पार्टिकल पे इंटरेस्ट है, तो मुझे सारा इन्फॉर्मेशन दे दे। ऐसा एक इक्वेशन तो भगवान दे दे हमें, उसको बोलूँगा मैं कि वो ट्रैवल करता हुआ वेव का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है। तो कैसे भगवान देंगे इक्वेशन भाई, तो पहले भगवान पूछेंगे कि अच्छा तू ऑसिलेट जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है। तो भैया मैं तो ऑसिलेट कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन में, और वो ये है, किसी टाइम पे मैं इस फर्स्ट पार्टिकल को x = 0 वाले पार्टिकल को कहाँ रखता हूँ भाई, तो ये इसके अकॉर्डिंगली रहता है,
टी का वैल्यू डालिएगा और हमें मिलता रहेगा। ये हमारा SHM करा रहा हूँ, क्योंकि मैं SHM करा रहा हूँ तो किसी भी टाइम पे आप पूछेंगे तो वो बताएगा। SHM एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव इसलिए साथ साथ चलता है, ऑसिलेशन से ही वेव हम लोग समझते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्टिकल को पकड़ के ऑसिलेट करा रहे हैं और इससे हमारा डिस्टर्बेंस आगे प्रोपगेट करता हुआ वेव प्रोपगेट कर रहा है। तो भगवान पूछेंगे इक्वेशन देने से पहले, भैया तुम कर क्या रहे हो? तो मैं तो ये पार्टिकल पकड़ के और ऑसिलेट करा रहा हूँ, साइनोसॉइडली ऑसिलेट करा रहा हूँ। तो भगवान ने बोला कि साइनोसॉइडली करा रहे हो, इससे तो तुम्हें साइनोसॉइडल वेव मिलेगा। तो हाँ भाई, सिलेबस में तो यही है, हमें तो यही वाला पढ़ना है वेव, तो साइनोसॉइडल वेव मिलेगा तुम्हें। साइनोसॉइडली तुम वेरी कराओ। फर्स्ट वाले का तो तुम जानते हो ना कि किस टाइम पे तुमने क्या डिस्प्लेसमेंट रखा है, किस टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो तो तुम जानते हो। इंसान ने बोला हाँ भाई ये तो जानते हैं, ये तो मेरे हाथ में है, ये तो मुझे पता है कि कब क्या रखा है मैंने डिस्प्लेसमेंट, और कितने एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करा रहा हूँ वो भी मुझे पता है, कितना टाइम पीरियड है वो भी मुझे पता है। लेकिन इसका पता है जो मेरे हाथ में है, x=0 वाला। भगवान ने बोला तुम्हें किसका इन्फॉर्मेशन चाहिए? उसका चाहिए, उसका चाहिए, उसका चाहिए, कभी उसका चाहिए, कभी उसका चाहिए, कभी इस टाइम पे, कभी उस टाइम पे। ठीक है भाई, मिल जाएगा। तुम अपना जानते हो ना कम से कम x=0 वाले का। इंसान ने बोला हाँ भाई इसका तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरे हाथ में है, ये तो मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, किस टाइम पे क्या है वो तो ये इक्वेशन में फिट करूँगा, टी टाइम रखूँगा कि भैया हमें 55 पे बताना है अगर, तो 55 सेकंड रख दूँगा, और ये एम्पलीट्यूड है, ये 2 है कि 5 है हमें पता है। ठीक है भाई, तो भगवान ने बोला ठीक है भाई, इतना जब पता है तुम्हें तो बता देता हूँ कि किसी x वाले का क्या होगा टी टाइम पे। तो हमें चाहिए x वाले पॉइंट का टी टाइम पे क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो भगवान ने बोला कि भैया v वेलोसिटी से ये वेव प्रोपगेट कर रहा है, मीन्स जो तुम इसको काम करोगे ये v स्पीड से आगे बढ़ेगा। तुम इसको उठाओगे तो ये दूसरे को उठाएगा, दूसरा वाला इस तीसरे को उठाएगा, तीसरे वाले फोर्थ को उठाएगा, इस तरह से तुम्हारा क्रेस्ट आगे बढ़ता रहेगा। और ये v स्पीड से जा रहा है, तो तुम x=0 पे यहाँ पे एनर्जी फीड कर रहे हो और x वाले का जानना चाहते हो, तो भैया x डिस्टेंस जब तक ये प्रोपगेट करके नहीं जाएगा तब तक वो वहाँ पहुँचेगा नहीं। तो बताओ पहले कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो यहाँ जो कर रहा हूँ वो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा, तो इसको x डिस्टेंस जाने हैं, v स्पीड से जाने हैं, इसलिए x/v टाइम लगेगा। अच्छा भाई, x/v टाइम लगेगा इसको पहुँचने में वहाँ पे। तो x/v टाइम लगेगा। मान लो ये 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा, ठीक है भैया 3 सेकंड मान लो फॉर एग्जांपल ये 3 सेकंड है। तो भगवान ने बोला कि अच्छा तुम 3 सेकंड जाने में जो लग जा रहा है इसका निकालना चाह रहे हो। हाँ, 3 सेकंड में ये जाता है 55 या x डिस्टेंस जाता है, तो उसी का चाहिए हमें। तो सिंपल सा लॉजिक है। भगवान ने बोला कि भैया इसका तुम्हें चाहिए कब चाहिए बताओ, टी टाइम पे। तो तुम्हें पता है ना कि यहाँ से यहाँ जाने में ये 3 सेकंड लगाता है, यहाँ से उस पार्टिकल तक x कोऑर्डिनेट तक जाने में ये x/v टाइम लगाता है, 3 सेकंड लगाता है। तो तुम जो यहाँ करोगे वही चीज़ प्रोपगेट करता हुआ यहाँ होगा। तुमने इसको उठाया था तो ये भी उठेगा, लेकिन 3 सेकंड के बाद उठेगा। यानी कि तुम्हारा जो 4 बजे था डिस्प्लेसमेंट, जो तुमने 4 बजे किया था, वो 4 बजने के 3 सेकंड बाद 4:03 सेकंड पे इसका होगा वही डिस्प्लेसमेंट जो तुमने 4 बजे किया था, क्योंकि 3 सेकंड जाने में लगता है। इट मीन्स तुम जो डिस्प्लेसमेंट करोगे यहाँ पे वो 3 सेकंड इधर जाता है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे 4 बजे कितना डिस्प्लेसमेंट था, तो यहाँ पे 4 बजे वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो इसका डिस्प्लेसमेंट 4 बजने में 3 सेकंड पहले था। भगवान ने बोला कि इस x वाले का t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो x=0 वाले का कितने टाइम पहले, तो इसका टाइम कितना पहले भाई, तो इसका तुम t टाइम पे जानना चाहते हो, इस x वाले का t टाइम पे जानना चाहते हो। तो भगवान ने बोला कि भैया x=0 वाले का देख लो, क्योंकि यहाँ से 3 सेकंड लगा, यानी कि x/v टाइम लगा है, x/v टाइम लगा, तो इसका t टाइम पे वही होगा डिस्प्लेसमेंट जो इसका t माइनस x/v टाइम पे है। t माइनस x/v टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा x=0 वाले का, वही डिस्प्लेसमेंट होगा x वाले का t टाइम पे। यही मेन चीज़ है समझना। x कोऑर्डिनेट वाले का t टाइम पे क्या होगा,
तो x इक्वल टू 0 वाले का जो t माइनस 3 सेकेंड यानी t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे होगा। यहाँ 6 बजे वही होगा डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे 6 बजने में 3 सेकंड बाकी था उस समय था। यहाँ 7 बजे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ 7 बज के 3 सेकंड पे होगा। और यहाँ 7 बजे क्या होगा जो 7 बजने में 3 सेकंड बाकी था उस समय यहाँ का था, क्योंकि यहाँ पे जो होता है वही 3 सेकंड बाद यहाँ होता है। यहाँ पे तुमने रोक दिया तो वो 3 सेकंड बाद यहाँ रुकेगा। और इसको अगर निगेटिव एक्सट्रीम पे ले आए तो 8 बजे तो ये 8:03 पे ये भी निगेटिव एक्सट्रीम में आ जाएगा। अरे भैया जो तुम यहाँ करोगे वही तो ये करेगा, लेकिन टाइम डिफरेंस है इससे 3 सेकंड बाद, यानी कि इससे x बाई वी टाइम बाद। तो जो यहाँ t पे करोगे वो यहाँ t प्लस एक्स बाई वी टाइम पे, जो यहाँ t पे चाहिए वो t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे। देखो मतलब यहाँ t टाइम पे इंटरेस्टेड हो, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू x वाले का t टाइम पे इंटरेस्टेड हो, तो तुम x इक्वल टू 0 वाले का देखो। कब देखो भाई, तो t माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि x बाई वी टाइम लगा है जाने में, तो t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे देखो। और किसका देखो, x इक्वल टू 0 वाले का। भगवान ने बोला कि ये तो लॉजिक है, तुम अगर x वाले का देखना चाहते हो तो ये x जाने में कुछ टाइम लगा होगा ना। तो इंसान ने बोला हाँ x बाई वी टाइम लगा था, तो x बाई वी टाइम पहले देख ले भाई। इसका तुम चाहते हो 5 बजे जाने, तो इसका 5 बजने में जब 3 सेकंड बाकी था उस समय का देख ले यहाँ। तो हाँ ये तो देख लूँगा, ये तो मेरे पास ही है। उसका जानते हो तो तुम किसी का जान जाओगे इस लॉजिक से। सो x वाले का हम लोग जानना चाहते हैं t टाइम पे, तो ये होगा x इक्वल टू 0 वाले का t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे। ये बात समझ में आई या नहीं, यही मेन चीज़ है समझने का। बोलो भाई, x वाले का t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो x इक्वल टू 0 वाले का t माइनस एक्स बाई वी टाइम, यानी कि x बाई वी टाइम पहले होगा। ये बात समझ में आया। y मीन्स डिस्प्लेसमेंट x वाले का t टाइम पे क्या होगा, वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 वाले का t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे है। बोलो ये क्लियर हुआ। बोलो भाई पहलवानों, ये क्लियर है यहाँ तक, ये लॉजिक क्लियर हुआ। डिस्प्लेसमेंट सेम कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ये मत सोचना कि वहाँ से यहाँ जाने में इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, ये नहीं सोचना है। एनर्जी डैम्पिंग नहीं हो रहा है कहीं, एनर्जी डैम्पिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे इतना एम्पलीट्यूड दिया, वहाँ एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो वो तब होता है जब एनर्जी डैम्प्ड होता है, मतलब वेव का एनर्जी धीरे धीरे लॉस होता है। तब एनर्जी लॉस नहीं समझना है, जो एनर्जी यहाँ देंगे वही एनर्जी यहाँ पे प्रोपगेट करता हुआ आएगा, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। तो अब तुम सोचो कि वेव मोशन जब कराते हैं हम लोग, तो एक जगह तुमने वाइब्रेट कराया, यहाँ उठाया, तो क्या t इक्वल टू 0 पे उठाया तो t इक्वल टू 0 पे ये थोड़ा ही उठ जाएगा, ये थोड़ा टाइम लगाएगा ना भाई, वेव प्रोपगेट कर रहा है। आप स्ट्रिंग को यहाँ पकड़ के हिलाना शुरू कर देंगे तो जिस मोमेंट पे यहाँ तुमने एक्सट्रीम कर दिया उस मोमेंट पे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेगा तब उसको उठाएगा। तो ये जाने में टाइम लगेगा ना, x डिस्टेंस जाना है, v स्पीड से जाना है, तो x बाई वी टाइम लगेगा ना। बोलो ये ठीक है। यस सर। तो x बाई वी टाइम लगेगा यहाँ जाने में, तो मैं जानना चाहता हूँ इसका डिस्प्लेसमेंट t टाइम पे क्या होगा। तो भगवान ने बोला कि भैया t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे देख ले, क्योंकि यहाँ से इसको जाने में x बाई वी टाइम लगा। तो जब यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में x बाई वी टाइम लगा है, 3 सेकंड लगा है, तो तुम अगर 4:06 सेकंड पे जानना चाहते हो क्या डिस्प्लेसमेंट इसका, तो इसका 4:03 सेकंड पे देख लो। इसका 4:05 और 5 सेकंड पे जानना चाहते हो तो इसका 4:02 सेकंड पे देख लो, क्योंकि 3 सेकंड पहले यहां जो था वही तो यहां होगा। तुमने आज यहाँ क्रेस्ट, अभी यहाँ क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, तो ये क्रेस्ट आगे बढ़ेगा, फिर ये जब लैम्डा आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट क्रेस्ट आएगा, फिर वो और लैम्डा आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट क्रेस्ट आएगा, फिर और बढ़ेगा तो नेक्स्ट क्रेस्ट आएगा, इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ से जो ये प्रोपगेट कर रहा है v स्पीड से, तो यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है। अब जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, ये वाला पार्टिकल मान लो पहुँचा, क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम ऊपर उठाया था, तो ये जैसे ही पहुँचेगा यहाँ पे तो ये वाला पहुँचेगा, तो इसको ऊपर उठाएगा।
जो आप यहाँ करेंगे वही तो यहाँ होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। यही होता है x/v टाइम के बाद। अगर तुमने 2 सेंटीमीटर रखा है डिस्प्लेसमेंट किसी मोमेंट पे, तो 3 सेकंड के बाद यहाँ पे भी वही 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। रिपीटेशन ही तो होता है। वेव मोशन मतलब क्या हुआ? 11th को इतना ही ये मत कर दो, तुम लोग भूल गए हो लगता है। बहुत सारे ईंट हैं खड़े, बहुत सारे ईंट हैं भाई, ब्रिक्स, और एक को हमने गिरा दिया, इसने इसको गिराया, फिर इसने इसको गिराया, फिर इसने गिराया, इस तरह से सारे ईंट गिरते गए गिरते गए गिरते गए। अब इसका क्या हो रहा है? तो भैया ये भी गिरेगा, लेकिन ये कब गिरेगा? तो यहाँ से एनर्जी प्रोपेगेट करके जा रहा है v स्पीड से, और ये x डिस्टेंस पर देख रहे हो, तो x/v टाइम के बाद ये गिरेगा भाई। अभी तुरंत थोड़े ही गिर जाएगा, x/v टाइम पे गिरेगा। किधर गिरेगा? तो जिधर ये गिरा था उधर ही ये भी गिरेगा, क्योंकि यही तो एनर्जी यहाँ से प्रोपेगेट करता हुआ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे पहुँचा तो ये भी गिरा, फिर यहाँ पहुँचा ये भी गिरा। ये गिरा है 4:03 पे, ये 4:04 पे, ये 4:05 में, ये 4:06 पे। तो मैं बोलूँगा 4:06 पे इसका क्या हुआ? तो भैया 4:03 पे जो इसका था, क्योंकि 3 सेकंड लगा था जाने में, तो 4:06 पे वही डिस्प्लेसमेंट, इसका हाल वही होगा जो इसका हाल 4:03 पे था। इसका 4:06 पे वही होगा जो इसका 4:03 पे था। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट आर्बिट्रेरी कोई भी x वाले का t टाइम पे। तो भगवान ने बोला x/v टाइम पहले देख ले इसका, x=0 वाले का। वो तो तू देख सकता है ना। इंसान ने बोला वो तो मेरे हाथ में है, वो तो मैं जानता ही हूँ। तो जानते हो तो लिख ले भाई। तो x=0 वाले का बताओ इस टाइम पे कितना होगा? तो x=0 वाले का इंसान ने देखा कि x=0 वाले का तो ये है, जिस टाइम पे चाहिए वो टाइम में रख सकता हूँ। तो उसने इस टाइम पे चाहिए था वो रख देगा। क्या भाई? a sin ओमेगा t के बदले में, यहाँ t के बदले में क्या लिखेंगे? तो t - x/v, क्योंकि हमें t - x/v टाइम पे चाहिए। तो ये हो गया ऐसा इक्वेशन जो कि x वाले का t टाइम पे बताएगा। यही बन गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। मीन्स इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव जो बना वो मैं लिख रहा हूँ a sin, क्योंकि उसको साइन से कराया है ऑसिलेट, तो साइन वाला यहाँ आएगा। कॉस वाला कराते तो कॉस वाला यहाँ आता। जो यहाँ कराओगे वही यहाँ आएगा, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो इसलिए x वाले का t टाइम पे क्या होगा? तो x=0 वाले का t - x/v टाइम पे। x=0 वाले का जो हल किया है तुमने वो तो तुम्हें पता ही है, तो वही यहाँ पे रख देंगे। t के बदले में t - x/v रखेंगे। तो ये रख दिया हमने। अब इसको एक्सपेंड किया जाए तो y मतलब x वाले का t टाइम पे, इसी को हम लोग y, बार बार x और t नहीं लिखेंगे। तो a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा अपॉन v इंटू x, ये मिला a sin ओमेगा t माइनस के x। ये k जो होता है ओमेगा अपॉन v होता है। k क्या होता है? ओमेगा अपॉन v, एंगुलर वेव नंबर। k क्या होता है? ओमेगा अपॉन v, एंगुलर वेव नंबर। इसलिए ये बार बार y xt नहीं लिखेंगे, ये लिख दिया, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव है 2 sin 100 पाई t माइनस 5x, ये हो गया एक ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन। आप बोलेंगे अच्छा इक्वेशन मिल गया, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ है? ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ है? तो भैया देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसे इसमें है, मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो है यही वाला ये इक्वेशन है, ओमेगा t माइनस के एक्स। देखो कैसे सारे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो देखो, समझो इसको। 2 है a के बदले, a के बदले 2 है, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके मैक्सिमम वैल्यू को ही बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? जब साइन ये 1 हो जाए, साइन समथिंग जब 1 हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है साइन का, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। तो जब ये वैल्यू π/2 मान लो हुआ, साइन π/2 तो 1 होता है, तो जब ये 1 होगा उस समय ये y 2 होगा। इसका मतलब मैक्सिमम जो y हो सकता है वो मान लो 2 सेंटीमीटर अगर हो सकता है, तो यही एम्पलीट्यूड है। बात खत्म हो गई, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है भाई,
अच्छा, अब देखो ये है ओमेगा, जो टी का कोफिशिएंट होता है वही होता है ओमेगा। इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू है कितना भाई, तो 100 पाई है, 100 पाई है। और ओमेगा होता है बाई फार्मूला 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है भाई, 2 पाई एफ होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा कितना भाई, तो फ्रीक्वेंसी मिल गया 50, क्योंकि 100 पाई अगर हमारा 2 पाई एफ है तो 2 से कैंसिल होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, और ये 50, तो 50 हर्ट्ज का वो वेव है। ठीक है भाई, और क्या जानना चाहते हैं, वेव का फ्रीक्वेंसी मिल गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, टाइम पीरियड अगर चाहिए तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी कर देंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 बाई 50 सेकेंड। तो टाइम पीरियड अगर चाहिए तो 1 बाई 50 सेकेंड है इसका। अच्छा, और क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए भाई। अच्छा ठीक है, वेवलेंथ चाहिए, तो भैया ये जो के है ना, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ये के जो है 5 है, यहाँ पे के का वैल्यू 5 है। के होता क्या है, तो के होता है ओमेगा अपॉन वी। के किसको रिप्लेस किया है, के देखो ओमेगा अपॉन वी को के लिखा है, तो के वैल्यू जो होता है वो होता है ओमेगा बाई वी, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, वी होता है लैम्डा बाई टी। वी क्या होता है, वेव का वेलोसिटी, लैम्डा बाई टी। वेव का वेलोसिटी क्या होता है, लैम्डा बाई टी। तो टी टी कैंसिल हुआ, और ये क्या मिला भाई, तो 2 पाई बाई वेवलेंथ मिला। बिल्कुल ठीक बात है भाई। और के का वैल्यू जब मिल गया तो तुम्हें वेव का वेलोसिटी भी मिल जाएगा। क्यों, देखो यहाँ से के का वैल्यू अगर 5 है तो ओमेगा का वैल्यू पता है, तो वी वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगा भाई, तो ओमेगा अपॉन के वी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा अपॉन के। ओमेगा है हमारा 100 पाई, और के का वैल्यू था 5, के का वैल्यू था 5, और ओमेगा था 100 पाई। तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव क्या मिला भाई, तो ये मिला 20 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेंटीमीटर में अगर ये दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड वेव का वेलोसिटी मिल गया। अच्छा भाई, वेवलेंथ कैसे मिलेगा, तो तुम्हें पता है कि 5 जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा है, 2 पाई बाई लैम्डा ही के है 5, इसलिए यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा कितना, तो 2 पाई बाई 5, तो ये हो गया वेवलेंथ। वेवलेंथ मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, वेवलेंथ मिल गया, डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, वेव मोशन का किधर डायरेक्शन है भाई, तो यहाँ देखोगे, इस इक्वेशन में देखोगे, यहाँ माइनस के एक्स है, तो समझ लेना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। मैं भी थोड़ी देर में डायरेक्शन का भी तुम्हें दिखा दूंगा। अगर माइनस है यहाँ, तो जो यहाँ है ना एक्स, तो समझ लेना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इट मीन्स ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ था, तभी तो बोले थे कि एक्स डिस्टेंस जाने में एक्स बाई वी टाइम लगा, तो इसका देख ले एक्स बाई वी टाइम पे पहले, एक्स बाई वी टाइम पहले देख लिया, तो ये एक्स बाई वी टाइम पहले हुआ, माइनस हुआ, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तभी तो एक्स बाई वी टाइम पहले देखा माइनस करके। इट मीन्स ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जो यहाँ है माइनस है एक्स, तो समझना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, प्लस एक्स रहेगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। तो माइनस एक्स है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है वेव। वाइब्रेशन डायरेक्शन किधर है भाई, वाइब्रेशन डायरेक्शन किधर है, तो तुम डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे दिखा रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट्स दिखा रहे हो, इसका मतलब वाई एक्सिस पे वाइब्रेशन है। अगर ये जेड दिखा देते तो इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, तो जेड पे वाइब्रेशन, तो ये बता रहा है कि ये वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट किधर कर रहा है, तो अलोंग वाई डायरेक्शन। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑन वाई एक्सिस पे वाइब्रेशन हो रहा है। अब ये एक इक्वेशन में सारा इंफॉर्मेशन कंटेंट है। माइनस एक्स देखा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्स देखेंगे निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, के ये है और ओमेगा ये है, और ये है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ओमेगा के, माइनस है कि प्लस है उससे बताएगा डायरेक्शन, ये बताएगा वाइब्रेशन डायरेक्शन, y है तो y डायरेक्शन वाइब्रेशन, z है तो z डायरेक्शन वाइब्रेशन, x है तो x डायरेक्शन में वाइब्रेशन। यहाँ पे माइनस के एक्स है तो समझ लेना, अगर माइनस के एक्स समझ लेना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है वेव, प्लस के एक्स रहेगा तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा वेव, प्लस के वाई माइनस के वाई है तो समझो वाई डायरेक्शन में जा रहा है वेव, माइनस के जेड हो जाएगा तो समझेंगे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है वेव। मीन्स डायरेक्शन यहाँ है, वेव का डायरेक्शन यहाँ है साइन के साथ। ये
के है तो के में छुपा हुआ है दो चीज़, एक वेवलेंथ छुपा हुआ है और एक वेव का वेलोसिटी छुपा हुआ है। दोनों हमें के से मिल जाएगा, वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी इससे मिल जाएगा। तो के में हमारा वेवलेंथ भी और वेव का वेलोसिटी भी छुपा हुआ है। ओमेगा में फ्रीक्वेंसी छुपा हुआ है और ये वेलोसिटी निकालने में भी काम आएगा। तो ये जितने इन्फॉर्मेशन है इससे सारे इन्फॉर्मेशन जो आप वेव के बारे में जानना चाहता है जान लो। अगर आपको 65 वाले में इंटरेस्ट है, x = 65 वाला, तो भैया तुम इसमें x का वैल्यू 65 रख देना, और 2 सेकंड पे इंटरेस्ट है तो टाइम 2 सेकंड रख देना और सॉल्व कर देना। जो वैल्यू आएगा, मान लो आया 1 सेंटीमीटर, तो समझेंगे कि उस समय डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे है 1 सेंटीमीटर। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है 99 वाले का 9 सेकंड पे, तो भैया यहाँ 99 रख देना, x कोऑर्डिनेट 99 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 99 पे आने का जो टाइम है वो यहाँ पे x का वैल्यू जब 99 रखोगे तो 99 वाले का बताएगा। जो अगर टाइम का वैल्यू 9 सेकंड रखोगे तो 9 सेकंड पे उसका क्या डिस्प्लेसमेंट हो वो बताएगा। मीन्स वेव मोशन को रिप्रेजेंट करता हुआ इक्वेशन ऑफ वेव बताता है हमें किसी भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो बताएगा। और इसी में वेव वेलोसिटी, डायरेक्शन सब छुपा हुआ है। यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो यहां तक क्लियर है तो अब एक चीज और समझें। अगर ये इस डायरेक्शन में वेव जा रहा होता, इस डायरेक्शन में जा रहा होता, तो इसका टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट वही होता जो x = 0 वाले का t + x/v टाइम पे होता। मतलब इसका 4 बजे वो डिस्प्लेसमेंट हो जो इसका 4:03 सेकंड पे होगा, x/v टाइम बाद में। मीन्स उस कंडीशन में क्या होता, जब ये निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा होता, जब ये निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट t टाइम पे वही होता जो x = 0 वाले का t + x/v टाइम पे होता। तो यहाँ पे t डैश को t + x/v यानी कि प्लस आ जाता और कुछ नहीं। मीन्स प्लस आया तो समझ जाना कि निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस आएगा तो समझेंगे पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये निगेटिव x डायरेक्शन में जाता तो इसका t टाइम पे वही डिस्प्लेसमेंट होता जो इसका t + x/v पे होता। तो t + x/v टाइम पे यहाँ रखते और निकाल लेते तो यहाँ प्लस आ जाता। इस डायरेक्शन में जाएगा निगेटिव x डायरेक्शन में तो प्लस आ जाता। अगर ये वेव हमारा मान लो z डायरेक्शन में जा रहा होता तो मैं क्या बोलता भाई कि ये x/v टाइम पहले मत देखो, z/v टाइम पहले देखो। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं t - z/v, क्योंकि z डिस्टेंस z एक्सिस की तरफ गया है, z कोऑर्डिनेट पे चाहिए तो ये t - z/v लिखते। तो t - z/v लिखने का मतलब है पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रहा है। t + z/v लिखेंगे समझेंगे निगेटिव z डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे t - y/v लिखेंगे तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में जा रहा है वेव, क्योंकि इधर जा रहा होता वेव, y डायरेक्शन में जा रहा होता वेव। तो हम लोग इस वाले को y कोऑर्डिनेट वाले को लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं भाई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट t टाइम पे वही होगा जो t - y/v टाइम पे, t - y/v टाइम पे। तो यहाँ y दिखेगा निगेटिव के साथ, समझ लेना पॉजिटिव y डायरेक्शन में, प्लस के साथ दिखेगा समझना निगेटिव y डायरेक्शन में। तो ये x y z जो रहेगा उस एक्सिस पे, निगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से डायरेक्शन पता लग जाएगा। बोलो भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव समझ में आया? यस सर। तो ये 11th वाला था। आप चाहेंगे तो 11th का अपना टॉपिक जहाँ नोट किए हो वहाँ पे रिकैप भी कर सकते हो। मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव बताया, और इसी को जब डिफरेंशिएट करते हैं del_y/del_t निकालते हैं तो हमें वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मिलता है। del_y/del_t डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलता है। चलो ये सब डिटेल तो फिर वेव मोशन 11th वाला शुरू हो जाएगा, इतने की ज़रूरत नहीं है अभी, इतना का ज़रूरत, बस इतना हम लोग समझ गए कि इस वेव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूज़न हो व्हाट्सएप कर देगा मुझे, तो मैं उसको वेव मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव जो एक क्लास में पूरा डिस्कस किया गया है उसका मैं वीडियो दे दूंगा और क्या करूँगा डिटेल में, लेकिन उसको देखना पड़ेगा 1.5 घंटे। काम इतने ही का है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो इसमें हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा, दीज
और दोज वेव्स इन विच देयर इज साइनोसॉइडल वेरिएशन, साइनोसॉइडल का ही हम लोगों को पढ़ने हैं, साइनोसॉइडल वेव वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर एज वेल एज राइट एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से राइट एंगल पे होता है। प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव, तो प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव के बारे में मेन क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज होना चाहिए। मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, चलो मैक्सवेल इक्वेशन आपके सिलेबस से हट गया है इसलिए इसको सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी है टाइम वेरिंग, दस ए डिस्टर्बेंस और अल्टरनेटिंग वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग जो वेरिएशन कर रहे हैं, साइनोसॉइडल जो वेरिएशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस ईएम वेव विच कैरीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जाता रहता है, वेयर बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मीन्स तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है ईएम वेव का। और ये भी ध्यान रखना कि वेलोसिटी जो ईएम वेव का होता है वो होता है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में, ई क्रॉस बी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मतलब वाई एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो ई क्रॉस बी, ई है इधर, बी है इधर, तो सोचो जिस मोमेंट पे ई इधर है पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, उधर ये निगेटिव एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे इधर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ई क्रॉस बी करेंगे जब हम लोग ई क्रॉस बी करेंगे तो ई क्रॉस बी इधर आएगा वी, ई क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, जे क्रॉस, यहाँ जे है और ये के है, तो बताओ भाई जे क्रॉस के करते हैं तो क्या होता है, ई क्रॉस बी का मतलब यही हुआ यहाँ पे, क्योंकि ई तो जे पे है, उस समय बी है के पे, तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, आई कैप, जे क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के करते हैं तो हम लोग आई कैप मिलता है, तो ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, ये भी एक पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है ईएम वेव का। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो ये बात समझ में आया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बिगिनिंग। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट करेगा, और जो ईएम वेव जनरेट होगा वो भी 10 हर्ट्ज का ही होगा, 10 साइकिल पर सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन। मीन्स जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उसी फ्रीक्वेंसी का ईएम वेव प्रोड्यूस होगा। अब ट्यूनिंग फॉर्क होता था, इसके प्रॉन्ग्स जब वाइब्रेट करते थे 1 सेकंड में 10 बार, तो भैया जब इधर जाएगा तो कंप्रेशन, इधर आएगा तो रेयरफैक्शन, फिर इधर जाएगा कंप्रेशन, फिर इधर आएगा तो रेयरफैक्शन, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन के साइकिल भी तो 10 टाइम्स चलेंगे, 10 साइकिल पर सेकेंड। इसलिए कंप्रेशन रेयरफैक्शन के जो साइकिल हैं यही तो इसका फ्रीक्वेंसी बनेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी हो गया 10 हर्ट्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है वही ईएम वेव के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होगा। अगर एलसी ऑसिलेशन से प्रोड्यूस किया है और यहाँ 1 सेकंड में अगर मान लो ये 20 टाइम्स चलता है, 20 टाइम्स का वाइब्रेशन होता है, ऑसिलेशन होता है एलसी ऑसिलेशन में, तो जो वेव प्रोड्यूस होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा भाई, तो यही 20 होगा, क्योंकि 20 साइकिल पर सेकंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन का मिलेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी ईएम वेव का यही होगा 20 हर्ट्ज। इसके पॉइंट को समझ गए, ये एनसीईआरटी के कंक्लूजन पॉइंट्स हैं, ये समझ गए। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की बात हम लोग कुछ देखे थे, 2-3 पॉइंट अभी तक देखे हैं, और भी पॉइंट्स कम से कम 8 to 10 पॉइंट्स आपको जानने हैं। देखो क्या लिखा है, इसका कंक्लूजन करता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली, साइनोसॉइडली का मतलब साइन एंड कोसाइन इन स्पेस, साइनोसॉइडली का मतलब है साइन और कोसाइन, इन्हीं दो को बोलते हैं हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली इन स्पेस, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली इन स्पेस एंड टाइम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही होता है। ये डायग्राम देखो बना हुआ है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझ चुके हैं, एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखा।
एंड फॉर ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू वेवलेंथ लैम्डा एंड प्रोपगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में अगर प्रोपगेट कर रहा हो, ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है जेड डायरेक्शन में प्रोपगेशन, ये दिखा दिया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है भाई। अब ऐसे में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो देखो भाई, थोड़ा सा इक्वेशन लिखने में हेल्प करो। अभी मैंने ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन बताया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उधर जेड एक्सिस है। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को इक्वेशन से लिखना चाहूँगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो भैया इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, ई नॉट, साइन से लिखना चाहेंगे साइन से लिख सकते हैं, ओमेगा टी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी माइनस, किधर जा रहा है भाई? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई? वे प्रोपगेट कर रहा है जेड डायरेक्शन में, तो क्या क्या लिखूंगा? तो माइनस ऑफ के जेड लिखूंगा, माइनस ऑफ के जेड लिखूंगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिखें, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, क्योंकि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा, और ये किधर है भाई? तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो इतना आई कैप। चाहे तो आप यहाँ पे, ये वाई एक्सिस नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहा है ना, ऊपर हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रहा है, ये वैल्यू है इसका, और ये डायरेक्शन किधर है भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई? तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये अलोंग एक्स एक्सिस मैंने किसका लिखा? इसका लिखा भाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है। जा किधर रहा है? ये है डिस्प्लेसमेंट, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये इसका प्रोपगेशन डायरेक्शन, वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, क्योंकि जो यहाँ है वो बताएगा वेलोसिटी ऑफ वेव इस डायरेक्शन में। तो ये ऐसे दिखा सकते हैं, आई कैप यहाँ लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में रहेगा। समझ गए? चाहे आप यहाँ दिखाओ कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, या वर्ड्स में दिखाओ, या सीधा ये दिखा दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यहाँ आई कैप लिख दोगे तो समझ जाएगा भाई कि ये डिस्प्लेसमेंट इतना वैल्यू का है और आई कैप है। जा किधर रहा है वेव? तो वेलोसिटी जो ऑफ वेव जो है वो किधर है? तो वो तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। ये है। वैसे ही इसका मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड का लिखूंगा तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड में लिख रहा हूं अगर, तो ये देखो वाई एक्सिस की तरफ है, तो चाहे तो मैं बी वाई लिख दूं, या तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा बी नॉट और साइन, और यहाँ लिखूंगा ओमेगा टी माइनस के इंटू जेड, क्योंकि जा किधर रहा है वेव? जेड डायरेक्शन में। ठीक है भाई, और बी इतना लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? तो बी वाई डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे मैं क्या चिपकाऊंगा? जे कैप। ये बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन वैल्यू जो है अलोंग वाई एक्सिस ऐसे है ये, लेकिन वेव प्रोपगेट कर रहा है जेड डायरेक्शन में। अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। बोलो भाई, ये इक्वेशन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने दिखाया, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये मैग्नेटिक फील्ड का, एक जे कैप में है, एक इधर आई कैप में है। वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, इसलिए माइनस के जेड है। ये हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ वेव समझा उस हिसाब से इसको मैपिंग करके लिख दिया। इसमें जो दिया हुआ है वो देखो, इसमें इसका जो इक्वेशन लिखा है वो क्या है? ये बुक का इक्वेशन है। तो भैया देखो यहाँ पे क्या लिखा है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड लिखें या के जेड माइनस ओमेगा टी लिखें, बात एक ही है।
वेव मोशन में ये देखना होता है कि के जेड निगेटिव है तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। ये इधर का दूसरा फॉर्मेट है, इसी इक्वेशन को दूसरे फॉर्मेट में इधर लिखना है। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है वो ये फॉर्मेट लिखा है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ई एक्स देखो लिख दिया था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, जो कि हम लोग चाहें तो आई कैप लिख के भी कर सकते हैं। तो ई एक्स लिख दिया, टी टाइम पे ई एक्स क्या होगा भाई, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड लिखें या के जेड माइनस ओमेगा टी लिखें। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड किधर था, वाई डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड तो ये था वाई डायरेक्शन में था, तो बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के जेड दोनों एक ही बात है, डायरेक्शन वाइज दोनों सेम ही हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है ओमेगा टी माइनस के जेड क्यों नहीं कर लिए, यहाँ के जेड माइनस ओमेगा टी कर दिया तो क्या डिफरेंस आया, तो अगर आप नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाओगे तो मैं ये भी बता दूंगा तुम्हें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ ओमेगा टी माइनस के जेड लिखूँगा तो ऐसे जा रहे हैं, और के जेड माइनस ओमेगा टी लिखूँगा तो वो ऐसे जाने के बदले में ऐसे जाएंगे, मतलब माइनस आ गया। ये इसको माइनस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना कि माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस के जेड। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, जब पॉजिटिव होता है ये तो उस समय नेगेटिव चलेगा, ये जाएगा उधर ही, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ ये होगा कि पहले क्रेस्ट के बदले में पहले ट्रफ हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसलिए दोनों पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाने वाला वेव है, और इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। थोड़ा सा जिसको भी समझने में परेशानी हो रहा हो, थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव को एक बार और रिकैप कर लेगा, ज़रूरत पड़े तो आज का जो वीडियो मैं सेंड करूँगा उसको एक बार फिर से देख लेगा, लेकिन ये क्लियर करोगे तो नेक्स्ट क्लास में आराम से समझ में और आएगा। फिर भी कोई परेशानी हो बताना आप क्लास के स्टार्टिंग में, या तो फिर आप व्हाट्सएप कर देना मुझे परेशानी, तो मैं आपको 11th क्लास वाला इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव पे कुछ एग्जाम्पल भी, कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका यूज़ होना है इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया थोड़ा बैकग्राउंड में। बाकी इससे आगे बढ़ाऊँगा, मैथमेटिकल चैप्टर है, थोड़ा पार्ट इसका मैथमेटिकल है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका और मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे।